नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए। इनके जो मुख्य कथन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आपके सामने रूबरू होते हैं, उन्हीं कथनों को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने 12 जो भाग है वो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वह वीडियो देखें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों एक मुख्य बात कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके जो कथन हैं वो मैं फिर कह रहा हूं, गागर में सागर भरने वाले हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं कथन भाग 13। ये जो कथन है ये आधुनिक काल से संबंधित है। आधुनिक काल में भी जो प्रथम चरण है, आधुनिक काल में प्रथम प्रकरण जो है उसके अंतर्गत प्रथम उत्थान जिसे शुक्ल ने कहा है, उसके अंतर्गत जो भारतेंदु मंडल का जो गद्य साहित्य है उसमें से ये कथन है। विद्यासुंदर नाटक के अनुवाद में ही भारतेंदु ने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडोल रूप का आभास दिया। इनका जो पहला जो नाटक है, अनुदित नाटक है विद्यासुंदर, उसके अनुवाद में ही भारतेंदु ने हिंदी गद्य को सुडोल रूप का आभास दिया था। अगला, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। पहले पहल चंद्रिका जो हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो इनकी भारतेंदु की पत्रिका थी, जो 1973 में प्रकाशित हुई थी, उसके संबंध में कह रहे हैं शुक्ल, क्या कह रहे हैं कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नहीं सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। भारतेंदु ने नई, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी दोस्तों, भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। अगला कथन है, हिंदी गद्य साहित्य के आरंभ काल में जो थोड़े से हिंदी के लेखक थे, थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। मतलब जो भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार थे उनकी जो हिंदी थी वह सबसे अलग थी शुक्ल के अनुसार। यद्यपि सबसे अधिक रचना भारतेंदु ने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वोत्तोन्मुखी विकास की ओर वे बराबर दत्तचित रहे। भारतेंदु सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी में श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित सविये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगा, कि उनके जीवन काल में ही बहुत सारे लोगों के मुंह पर उनके कवित सविये सुनाई देने लगे। दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूकने लगी। महत्वपूर्ण है कि कथन दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अपनी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो भारतेंदु पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचंद्र की श्रेणी में। दोस्तों, ये प्रथम उत्थान है। यहाँ यह ऐसा अवसर था जिस समय रीतिकाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ विशेषताएं यहाँ दिखाई देती है भारतेंदु काल में। और दूसरा यह था कि आधुनिक जो नई विशेषताएं हैं वह इस समय दिखाई देती है। तो एक तरफ तो पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ माइकेल और हेमचंद्र की परंपरा में दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। एक और तो भारतेंदु राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंजते दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। कहने का आशय यह है कि इन्होंने रीतिकाल की परंपरा को भी अपनाया, आधुनिक काल की परंपरा को भी अपनाया, और जो राधा कृष्ण की जो परंपरा थी भक्ति काल की उसको भी इन्होंने ग्रहण किया। सभी का सामंजस्य इन्होंने बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया।
प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। दोस्तों ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन परंपरा भक्ति काल और रीतिकाल की, नवीन परंपरा जो देश प्रेम से संबंधित थी, नए जो विषय थे उनको आधार बनाकर लिखी गई, वह नवीन परंपरा थी। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। महत्वपूर्ण कथन कि जैसी जिस समय आवश्यकता थी उस समय वैसे ही युग में भारतेंदु का जन्म हुआ और भारतेंदु ने वैसे ही साहित्य की रचना की। पंडित बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। इससे आशय यह है कि गद्य की बात की जाए तो ये भारतेंदु मंडल के लेखक थे, जो विभिन्न तरह से नाटकों के अंतर्गत, कहानियों के अंतर्गत विभिन्न तरीके से, या कहानी तो उस समय काफ़ी लंबे समय से नहीं थी, 1900 के बाद में कहानियां दिखाई देती है, लेकिन जो निबंध वगैरह थे वह लिखने प्रारंभ हो गए थे। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, भावावेश की शैली और तथ्य निरूपण की शैली। ये दोस्तों ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। अगर भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों की बात की जाए तो भारतेंदु की जो भाषा थी वह सबसे अलग, साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। आगे देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। पाश्चात्य साहित्यकार है एडिसन और स्टील की उपमा दी गई है शुक्ल के द्वारा प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को। प्रेमघन गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। कहने का आशय है कि प्रेमघन की भाषा ऐसी थी कि उनको समझने के लिए दिमाग की कसरत की आवश्यकता होती थी और एक एक डेढ़ जो कॉलम होते थे उनको समझने के लिए काफी समय लग जाता था। महत्वपूर्ण कथन है, ये कथन भी परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठाकुर जगमोहन सिंह संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। संस्कृत के भी जानकार थे, अंग्रेजी के भी थे और हिंदी के प्रेम पथिक कवि भी थे और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। अगला गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान की बात करें संवत 1950 से 1975, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी काल में हालांकि इतना साहित्य नहीं लिखा गया, फिर भी साहित्य की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसका समय है 1950 से 1975। द्वितीय उत्थान, द्विवेदी युग, लेकिन शुक्ल ने इसे गद्य साहित्य के प्रसार में द्वितीय उत्थान के नाम से संबोधित किया है। देखते हैं इसके अंतर्गत प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं। द्वितीय उत्थान में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे, पर अधिकतर यह कहते हुए कि मुझे तो हिंदी आती नहीं। महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को आप जब पढ़ोगे तो इनके योगदान को भली भांति समझ जाओगे कि इनका इतना योगदान था। मैंने फिर पहले बताया कि इन्होंने द्विवेदी युग में इतना साहित्य नहीं लिखा गया, लेकिन इनका जो योगदान है वह भाषा को सुदृढ़ करने में, भाषा को परिष्कृत करने में, पद्य की भाषा और गद्य की भाषा एक करने में इनका काफी योगदान रह जाता है, क्योंकि इसी समय ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों साथ साथ समानांतर चल रही थी। दूसरा कारण यह है कि इस समय अंग्रेजी के खूब लेखक थे और अंग्रेजी लिखने वाले ये सोचते थे कि हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने आधार पर
अपने आधार पर उन लोगों को प्रेरित किया और हिंदी में लिखने के लिए आग्रह किया। तो ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं जो अंग्रेजी से हिंदी की ओर उन्मुख हुए हैं, जिसमें योगदान माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। देखो दोस्तों, ये कथन आ गया है फिर से कि व्याकरण की शुद्धता की, जो अब तक जो व्याकरण की जो कमियां दिखाई देती थी जो साहित्य में, उनको दूर करने का प्रयास महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। और भाषा की सफाई भी इन्होंने काफी हद तक सुधार किया। आगे देखते हैं इनके कथन द्विवेदी युग से संबंधित, द्वितीय उत्थान से संबंधित। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अगला जो वीडियो होगा मेरा, वो जो द्वितीय उत्थान का जो गद्य है, छायावाद है, उनसे संबंधित होगा। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।